Okay, very good evening to all. Welcome to the other classes. So this is the third episode of Tougher Stock series, and in this episode, I have invited Bharti. She cleared NET JRF in June 2023 exam. So in this session, we will discuss about her strategy in planning, कैसे उन्होंने तैयारी की, and how she cleared this exam in this June 2023. कौन सा उनका attempt था, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, सो पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा लास्ट एपिसोड में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट के, तो उनको भी हम लोग इसमें लेंगे एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव आस्क इन द वीडियो सेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू भारती the CPA classes and many congratulations for your JRF in June 2023 exam. Thank you, sir. So how was your experience in this June exam? Like आपने जब एग्जाम दिया होगा तो आपका कैसा अनुभव है, मतलब कैसा डिफिकल्ट लेवल था पेपर का, पेपर 1 पेपर 2, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? सर मुझे मतलब डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा शायद फैक्चुअल जरूर था कि पिछली बार थोड़ा सा एम्पिरिकल में था और इस बार फैक्चुअल था, तो थोड़ा सा पिछली बार के पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपग्रेडेड था, बट बाकी सिलेबस सही था मोस्टली पेपर। ओके ओके एंड तो आप अपने थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जो मतलब आपका पीजी कहाँ से किया आपने, किस यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कहाँ से आपने बिलोंग करते हैं आप? जी, मैं हरियाणा में जज्जर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम किया था मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके तो हमारे कॉलेज के टाइम पे मैं एनजीओ के साथ एक जुड़ी थी, जहाँ पे हम शेल्टर होम्स में जाके बच्चों के साथ क्लासेस करते थे। तो वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, तो मुझे सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पता चला। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू किया था इग्नू से। तो ओके ओके इग्नू में मैं अपना फील्ड वर्क के टाइम से एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगभग 4 साल वहां पे हो गए उन लोगों के साथ काम करते हुए। हम चाइल्ड राइट्स में काम करते हैं। ओके तो ओके यही है सर। ओके ओके एंड दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? जी नहीं, मेरा शायद फोर्थ अटेम्प्ट रहा होगा सर। ओके, तो इसके पहले जो आपने अटेम्प्ट दिए थे दैट वाज सीरियस, और फर्स्ट आप एग्जाम दे रहे थे? क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट एग्जाम जो दे देते हैं। बिल्कुल हम्म, जी जी, जो बिल्कुल पहला जो पेपर था वो सीरियस नहीं था, वो सिर्फ पैटर्न जानने के लिए या फिर सिर्फ चेक करने के लिए मैंने दिया था। उसके ओके बाद जो दूसरा मैंने दिया था वो शायद काफी डिफिकल्ट था वो पेपर, तो वो निकला नहीं था। वो मेरा शायद 4 या 5 नंबर के कुछ मार्जिन से रहा था। ओके। और उससे अगले वाले में नेट निकल गया था, लेकिन हम्म, जेआरएफ में मैं रह गई थी, और इस बार फिर जेआरएफ निकला है। तो आपका इस बार पेपर 1 पेपर 2 में कितना मार्क्स है? सब पेपर वन में शायद 66 हैं यस, और पेपर टू में 130 132 132, है। यस यस 132, आई हैव आल्सो हाँ सीन जी, हाँ जी, 198 मार्क्स है। एक्चुअली ये एक दो एपिसोड में हाँ जी, मैंने हाँ जी। पूछा था तो स्टूडेंट ने बताया था, इस तरह आप अगर मार्क्स पूछ लें सबसे तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना चाहिए होता है, तो आई जस्ट आस्क। एंड अभी हम लोग जो है पेपर 1 पेपर 2 हाँ का अलग जी। अलग तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। पेपर 1 में आपका क्या स्ट्रेटजी था, पेपर 2 का क्या स्ट्रेटजी रहा है, तो उसको पेपर 1 में जैसे दो सेक्शन होते हैं, एक आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे डीआई है, मैथ है, रीजनिंग से, एंड दूसरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है, वो सब चीजें। तो आपने उसको कैसे स्टडी बनाई इसके लिए? मैथ आपका जो पोर्शन था वो स्ट्रॉन्ग था, या क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को वीक होता है स्पेशली मैथमेटिकल पार्ट्स, सो हाउ यू हैव टैकल दैट पर्टिकुलर पोर्शन? नहीं सर, मैथ्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, मैथ्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। एवरेज है मेरा मैथ्स, मतलब सिर्फ ओके काम चलाओ टाइप। ओके लेकिन डीआई क्योंकि स्कोरिंग होता है, तो डीआई में थोड़ा सा अच्छे से करती थी। डीआई में रोज एक करती थी। और मैं लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक वाला पार्ट में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो स्टडी किए, तो उनसे पता चला कि काफी टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार रिपीट होता है। तो मैंने वही वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे, और लकीली पेपर भी वहीं से आया था। तो लॉजिकल रीजनिंग का इसलिए मुझे बेनिफिट मिला। डीआई में रोज एक प्रैक्टिस करती थी, और उसके अलावा मैं पेपर वन के लिए मॉक टेस्ट लेती थी रोज 2। ओके। तो मैं पेपर वन पे ज्यादा फोकस्ड थी। सी पेपर मैंने आपने किससे बुक से पढ़ाई किया है, आपने कहीं से क्लासेस किसके कैसे किस माध्यम से जी आपने? नहीं, मैंने बाय सॉरी टेस्ट सीरीज से मैंने वो सॉरी टेस्ट बुक से मैंने टेस्ट सीरीज खरीदी थी पेपर ओके वन के ओके लिए, तो वहां से मैं ओके रोज मॉक अपेयर करती थी। ओके, बाकी थ्योरी आपने खुद पढ़ा है बुक से कैसे, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ओके ओके, सो पेपर वन में आपने बुक्स के माध्यम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके पेपर वन की तैयारी की है,
स्पेशली जैसे कि मैथमेटिकल जो पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट्स होता है, उसमें कुछ हिस्सा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट को कोशिश करनी जी। चाहिए कि अगर आपको डिफिकल्ट लग भी रहा है तो एटलीस्ट डेली एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल पार्ट्स के, रीजनिंग या डीआई या मैथ के। तो प्रैक्टिस रहेगी तो वहाँ आंसर इजी रहता है एग्जाम में आपको आंसर मार्क करने के लिए। और व्हाट अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके लिए आपका क्या स्ट्रेटजी थी? सो थ्योरेटिकल का मतलब मैं अपना साथ साथ ना जो मेन पॉइंट्स होते थे वो जॉट डाउन करके अपने खुद के नोट्स बना लेती थी। तो मतलब मैं वही चीजें बार बार पढ़ती थी, क्योंकि जितना मैंने पेपर पिछले वाले देखे तो लगभग लगभग सेम ही रिपीट होता है, मतलब सेम टॉपिक से रिपीट होता है। तो वही ओके। वाली चीजों को बार बार पढ़ते रहना अपने नोट से। और फिर बुक मैंने 2 बार थोरोली अच्छे से पढ़ लिया था, तो वहां से मेरा थ्योरी वाला पार्ट कवर हो गया था। ओके ओके, सो बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम पेपर भी की बात करें तो पेपर वन में जो है हर एक पेपर के साथ, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट सोशल वर्क है, किसी का इकोनॉमिक्स होता है, तो सबके साथ पेपर वन ऐड रहता है। तो हम लोग एटलीस्ट अगर पिछले 2-3 सालों के भी सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर वन में। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दें, वो उसकी भाषा चेंज कर दें क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं, जो कंसेप्ट होता है वही रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली हमारे नेट के एग्जाम के लिए। अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन दैट इज टोटली लाइक ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग आ रहा है। क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा है, लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है पेपर वन में भी, पेपर टू में भी। राइट, तो आपने नोट्स बना करके पेपर वन में तैयारी की है, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे बुक्स के माध्यम से या जैसे भी, देन यू फॉलो अप दैट नोट्स फॉर द पेपर वन। एंड मॉक टेस्ट जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उसके हाँ माध्यम जी। से पेपर वन की आपकी तैयारी की है। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि पेपर वन के लिए हमको हाँ फोकस जी। करना होता है कि प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप चाहे मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, बुक्स से सॉल्व करें, या किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से। और जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप पूरा बुक नहीं पढ़ पाएंगे दोबारा। सो इट इज बेटर कि नोट्स बना कर रखिए। वही जो नोट्स होंगे आपका जो बुक हो जाएगा उसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। एंड व्हाट अबाउट द लाइक रिवीजन स्टाइल, आप वीकली रिवीजन करते थे या किस प्रकार से आपने रिवीजन किया पेपर वन के लिए? सर मैं समझी नहीं, आप एक प्लीज एक बार रिपीट लाइक करेंगे? जैसे पेपर वन के आपने नोट्स बनाए, या कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट रिवाइज नहीं करते हैं, पढ़ते जाते हैं, केवल यूनिट वन पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, ऐसे पढ़ते रहेंगे, लास्ट में डिफिकल्ट हो जाता हाँ है जी। दोबारा से उसको रिवाइज करना। तो आपने उसके लिए कैसे रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रही, किस तरीके से रिवाइज किया आपने पेपर में? सर मैं टॉपिक वाइज रिवाइज करती थी, मतलब कुछ टॉपिक्स थे जो इजी एक बार पढ़ने से हो जाते हैं, कुछ टॉपिक हैं हम्म। जिनमें मतलब बार बार थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत पड़ता है। तो मैं मतलब अपने वैसे वाले टॉपिक्स देख लेती थी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो वो वाली चीजें मैं मतलब थोड़ा सा रिपीटेडली पढ़ती थी, जैसे 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया। और वही जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज का बताया, तो उसमें टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट रहते थे। तो राइट। एक टॉपिक कंप्लीट करके और फिर उसका मॉक टेस्ट कर लिया, तो वो एनालिसिस भी वहां से मुझे पूरा मिल जाता था, तो मुझे पता चल जाता था मतलब वीक पॉइंट्स कौन से हैं। बिल्कुल सही है कि आप टॉपिक वाइज, इसका मतलब सिंपल है कि जैसे मान लीजिए आपने यूनिट वन पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको कौन सा टॉपिक आता नहीं है, उसको दोबारा पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करके आप रिवीजन कर सकते हैं। यूनिट वन पढ़ के उसका रिवाइज करिए, ऐसे करके वीकली रिवीजन कर सकते हैं, मंथली रिवीजन कर सकते हैं। अब पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन नहीं होता है, आपको जो चीज़ आती नहीं है उस पर फोकस करिए, जो चीज़ आती है आपको वो याद रहेगी। ओके, उसको कभी कभी कर सकते हैं, अदरवाइज जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस पर तो ज्यादा फोकस करना है, उसको बार बार रिपीट करना है, याद करना है, ताकि आपका पूरा का पूरा कंटेंट पूरा कवर हो जाए, पूरे चैप्टर्स कवर हो जाए पेपर वन में। एंड इसी प्रकार से पेपर वन की अगर हम पेपर टू की बात करें, पेपर टू में आपको कैसा, मतलब किसी किसी को पेपर टू थ्योरेटिकल लगता है तो डिफिकल्ट लगता है याद करने में, या बहुत सारी चीजें होती है। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट द पेपर टू, आपने उसके लिए कैसी स्ट्रेटजी थी? सब पेपर टू का भी मेरा सेम ही रहा है, क्योंकि और हम्म। पेपर टू में मेरी जो बुक थी, मैंने 2 बार अच्छे से बुक पढ़ी थी। उसके ओके। अलावा जो मेरी इग्नू की बुक्स थी उसमें से कुछ टॉपिक्स थे जो फेमिलियर थे सब्जेक्ट्स के ओके। साथ। तो मैंने हम्म। इग्नू वाली बुक से भी पढ़ा था, मतलब हम्म। सिर्फ रीडिंग करी थी। और मतलब वो जो मेरी सिलेबस वाली बुक थी यूजीसी नेट वाली, वो मैंने 2 बार अच्छे से पढ़ी थी, और मैंने अपने साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। ओके और ओके। आपका जो फाउंडेशन कोर्स के जो नोट्स थे वो मैं मतलब ज्यादा पढ़ती थी। तो ओके मतलब ओके। दोनों का मिला के जो मेन पोर्शन था उसका मेरे पास मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स थे, तो मैं वहीं से बार बार पढ़ती थी या फिर बुक से हेल्प लेती थी। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज जो थी, तो रोज का मैं अपना एक टेस्ट ले लेती थी। ओके ओके, सो बेसिकली आपने पेपर टू जो भी आपका इग्नू के नोट्स थे, या जो आपके बुक्स था, या हमारे जो कंटेंट है इसमें कोर्स के अंदर, उसको आपने फॉलो किया।
राइट। देखिए कभी कभी स्टूडेंट बहुत सारा कंटेंट ले लेते हैं, पेपर टू के लिए भी 2 3 बुक खरीद लेते हैं, तो फोकस करिए कि जो आप कुछ आपके पास जो कुछ है जो बुक है उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अगर आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है तो हर कोई भी बुक अगर इसमें पूरा सिलेबस कवर है वो अच्छी बुक होती है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सी बुक अच्छी है। अच्छी का मतलब सिंपल है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए उस बुक के अंदर, और भाषा थोड़ा इजी हो, समझने के लिए आसान हो। तो बुक कोई भी बुक परचेज कर लीजिए, या जो भी आपके नोट्स हैं, जैसे इन्होंने एक नोट्स के माध्यम से मेरे जो नोट्स थे उसको पढ़ा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है जैसे कि पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से पेपर टू के लिए भी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। और पेपर पेपर टू में अगर हम बात करें, कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा रटने वाला होता है, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स के नाम है, या इसके लिए मैंने कंपाइलेशन पीडीएफ बनाकर डाला हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो भी डाले हुए हैं। तो उसको आपने कैसे मतलब पढ़ा, क्योंकि वो याद नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन रहता है कि सर उसको कैसे याद करें, ये तो याद ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा है। सर वो मैं रोज के 10 लेके चलती थी, रोज के 10 मैं अच्छे से याद करती थी। और ओके मतलब फिर मैं अगले दिन जब 10 याद करने बैठती थी तो पिछले वाले 10 रिवाइज करके फिर अगले वाले 10 ऐसे, तो फिर वो ऐसे प्रोसेस में चलता रहता था कंटिन्यूटी में। तो कभी ओके। अगर कोई दोस्त होता था तो मैं उनसे पूछ लेती थी कि मतलब ये खोल के नोट्स खोल के एक बार मुझसे हम्म। बुक या ऑथर्स के नाम पूछ ले। तो इस ओके तरीके से मैनेज हो जाता था। ओके ओके, गुड गुड। यही मैंने बताया हुआ कि या तो आप कोई निमोनिक्स बना सकते हैं तो बनाइए, या फिर सिंपल आप उसको प्रिंट आउट करके या ऐसे भी आप लैपटॉप में मोबाइल में लगातार पढ़िए। क्योंकि जो पार्ट फैक्चुअल डेटा होता है उसको आप जो है कैसे समझ नहीं सकते, उसको आपको रटना पड़ता है, मतलब बार बार आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ना ताकि आपको कुछ याद हो जाता है उसमें। और जितना भी जैसे कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं या राइटर्स हैं या थ्योरी है जितनी, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं आपको समझनी होती है थोड़ी बहुत, बाकी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं। जैसे बहुत सारी पॉलिसी है, लॉ है, लेजिस्लेशन है, ये सब पूरा का पूरा कंपाइलेशन जो है जो मैंने बना के डाला हुआ है स्टूडेंट के लिए, उसको आप बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपके दिमाग में याद होती जाएंगी। और जब एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं सी वहां पर आपको लिखना नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। 4 ऑप्शन रहेंगे, एटलीस्ट आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, आप अगर पढ़ा होगा पहले कि इसमें से 4 ऑप्शन में ये आंसर हो सकता है। तो ये थोड़ा इजी रहता है सब्जेक्ट में कि आपको केवल टिक करना होता है, तो वहां पर 4 ऑप्शन जब दिए रहते हैं तो आप क्लिक हो जाता है माइंड में कि दिस आंसर कैन बी राइट। तो बार बार हम पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाता है वो सब चीज। इसके अलावा इसके लिए पेपर टू के लिए आपने नोट्स अलग से तो बनाए नहीं होंगे, जो कुछ जो कंटेंट आपने बताया उसी को पढ़ा, या नोट्स बना करके आपने उसको रिवाइज किए। हम्म। सर मैंने अपने लिए नोट्स थोड़े से प्रिपेयर करे थे, मतलब जैसे थ्योरीज हाँ। थी, कुछ थ्योरीज थी तो मैंने बेसिकली हम्म। मतलब मेजरली तो मैंने थ्योरीज लिखी थी अपने एक्ट्स। हम्म। एक्ट्स और जो अमेंडमेंट्स थे उनके मैंने नोट्स बनाए थे, ताकि मुझे बाद में पूरे के पूरे एक्ट्स ना पढ़ने पड़े, मैं सिर्फ अमेंडमेंट्स उनको अच्छे से पढ़ती रहूं। तो जो मेजर पार्ट जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे दिक्कत आ सकती है, मैंने उन चीजों के अपने नोट्स बना के अपना बाद में रिविजन के लिए वो रखे थे। ओके, सो बेसिकली रिवीजन, देखिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास कंटेंट बहुत सारा होता है, जब हम कहीं से क्लास ज्वाइन करते हैं या बुक से पढ़ते हैं तो बहुत सारा कंटेंट रहता है, आप पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो जब एक बार हम बुक पढ़ लेते हैं या नोट्स पढ़ लेते हैं तो 50 60% आपको उसमें से याद रहता है। बाकी जो बचा हुआ होता है पोर्शन वो सारा आपको दोबारा रिवाइज करना होता है, तो उस पर हम नोट्स बना लेते हैं कि ये टॉपिक जो है हमको नहीं आते हैं, इसको हमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो उनको हम नोट्स बना करके बार बार रिवाइज करते हैं। और जब प्रोफेसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको डाउट आता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 3 4 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको देखना है कौन से टॉपिक्स हैं, किस यूनिट से क्वेश्चन है, और गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। आप उसमें रिमार्क भी कर सकते हैं कि इसमें आपको चैप्टर नहीं आता है या ये थ्योरी नहीं आती, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, क्या मिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ है वो आप लिखते जाइए मेरे हिसाब से। तो उससे क्या होगा कि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको वही चीज़ें आप नोट्स बनाएंगे जो चीज़ आपको आती नहीं, ना कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर होगा नोट्स में। तो नोट्स बनाने की एक सही तरीका होता है कि आप कैसे नोट्स बना रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ नहीं बनाना होता है नोट्स के अंदर, एक छोटा सा कंपाइलेशन होता है जो कि आप अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कर पाए। और मैंने बताया हुआ था कि जैसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, उसमें से 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 20 क्वेश्चन गलत होने के बाद आपको पेपर को एनालिसिस करना है। आप कैसे करते थे उसको एनालाइज, जैसे कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया तो फिर जैसे आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए तो उसका क्या किस प्रकार से आप एनालिसिस करते थे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी। जैसे कोई क्वेश्चन जो मुझे पता है कि कौन सी यूनिट से है, कौन से चैप्टर से है, तो मैं वो वाला बुक या यूनिट खोल के एक बार वो क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेती थी। या फिर हम्म। अगर मुझे ये लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग जाएगा ढूंढने में, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल पे सर्च कर लेती थी। तो मुझे वहां से टॉपिक्स रेलिवेंट भी मिल जाते थे और रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती थी। तो राइट वहां राइट। से फिर पता चल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल सही है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई चीज़ है, तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, सब अवेलेबल होता है। ओके, या फिर आप कहीं पे क्लास ज्वाइन किए तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस आपको प्रैक्टिस रिवीजन करना होता है, मॉक टेस्ट या जो भी टेस्ट सीरीज है उसको लगाते रहिए।
जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे इन्होंने बताया कि या तो गूगल पे सर्च करके या फिर हम नोट्स में देख करके या किसी भी रूप में आपको सर्च पूरा डेटा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 20 में आप मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन गलत हुए, क्या क्या मिस्टेक्स की है, आपको दोबारा गलती नहीं करना है। उनका नोट्स बना लीजिए, उससे रिलेटेड जो गूगल पर सर्च करेंगे जहाँ से देखेंगे डेटा वो लिख लीजिए कि दीज आर द फ्यू पॉइंट, इनको आपको दोबारा रिवाइज करना है ताकि दोबारा गलती ना हो। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ गलत हो गए, तो जो क्वेश्चन गलत हुए उनको दोबारा देखते ही नहीं है, वो दोबारा दूसरे मॉक टेस्ट पे चले जाते हैं, फिर ऐसी गलती करते हैं। एग्जाम में वही क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता है कि सही आंसर आ गया, तो वो एग्जाम में भी सही हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन जो गलत कर रहे हैं आप, उनको दोबारा आपको देखना होता है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो एनालिसिस पूरे मॉक टेस्ट का जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें एग्जाम से पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब टाइम टेबल की, आप कितना टाइम पेपर वन के लिए देते थे, कितना टाइम पेपर टू के लिए देते थे स्टार्टिंग में, मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे कितना टाइम देते थे दोनों के लिए? सर इस वाले पेपर के लिए तो मैं सच बताऊं, मेरा बिल्कुल भी फिक्स्ड कोई रूटीन नहीं था। मतलब ओके। कभी दिन में 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो मैंने दिए हैं वो 6.5 से 7 घंटे, तो इतना ही हो पाता था। ओके। मतलब अगर मुझे लगता था कि आज मेरे मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से होता था कि हम्म। आज मुझे पेपर वन करना है तो मैं पेपर वन पे ज्यादा टाइम लगाती थी, और मुझे अगर पेपर टू करना है तो मैं पेपर टू पे ज्यादा टाइम लगाती थी। तो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी फिर वेरी करता रहता था, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, देखिए ये स्टूडेंट को ही देखना होता है कि आपको कौन सा, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, आपका इंटरेस्ट भी रहना चाहिए, मोटिवेशन बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कभी क्या होता है कि हम फिक्स कर लेते हैं कि 2 घंटे देंगे पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए 2 घंटे देंगे, और फिर मन नहीं करता है पेपर वन पढ़ने का या पेपर टू पढ़ने का। तो आपका जो भी पेपर पढ़ने का मन कर रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, डिवोटेड होकर पढ़िए अच्छे से, और जितना आप टाइम देना है 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अच्छे से दीजिए उसको। ओके। और जनरली स्टूडेंट पूछते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये मत पूछिए कि कितना टाइम देना चाहिए, बाकी चीजों पे आप टाइम नहीं पूछते हैं, तो इट इज बेटर कि जितना मन करे पढ़ते रहिए। 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 5 घंटे, कभी समय नहीं होता है, थोड़ा पढ़ लीजिए। किसी दिन ज्यादा टाइम है, ज्यादा पढ़ लीजिए। ओके। तो इस टाइम टाइम का ऐसा लिमिट नहीं होना चाहिए जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। जितना आपके पास टाइम है उतना दे दीजिए, जितना एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है वो भी आप दे दीजिए पढ़ाई करने के लिए। ओके। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम के जैसे कि आपने बताया कि एग्जाम टाइम पे जितना भी आपके पास टाइम था, 6 घंटे या 5 घंटे जितना लगता था वो आप देते थे। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कुछ, अभी फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में एग्जाम है बच्चों के, तो आप कोई टिप्स अगर देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि आपको ये कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो कि डेली, ताकि आप सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कुछ लंबे समय के लिए, 4-5 महीने के लिए। सर मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लग रहा है कि हम मतलब जो वीक टॉपिक्स हैं, क्योंकि मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा है कि एक बार पढ़ के समझ में आ जाता है। मतलब सिर्फ कुछ हम्म। टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे डिफिकल्टी होता है, तो वहां पे अगर उनसे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं तो हम उन्हें देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर किसी ने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहां से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो जो हम्म। हमारे वीकेस्ट पॉइंट है उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके, और जो ज्यादा स्कोरिंग है पेपर में, जैसे डीआई स्कोरिंग होता है, यस। सीधा 10 नंबर मिलता है, या फिर हमारे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन वो स्कोरिंग होते हैं, वहां से भी आपको पूरे फुल मार्क्स की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो पैसेज और डीआई पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब बहुत ही स्कोरिंग है कि अगर वहां पे अच्छे से स्कोर कर लिया तो अच्छे खासे नंबर बन जाते हैं। तो उसके अलावा जो मतलब मुझे एक्स पॉलिसीज अगर पढ़नी होती थी, या फिर मैं मतलब पेपर में देखती थी कि कौन से एक्स या पॉलिसीज बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 के एक्ट्स थे जिनके बारे में बार बार पूछा जाता हम्म। है। तो वो एक्ट्स मैंने अच्छे से पीबीआई की जो वेबसाइट है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, हाँ। वहां से मैंने अच्छे से पढ़ हम्म। लिए थे। उनसे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं मैंने वो भी पढ़ लिए थे। तो ओके। ओके। मतलब कुछ कुछ चीजें थी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के, कुछ कुछ चीजें थी जो ऑब्जर्व करी थी मैंने, जो मुझे लगा कि मुझे करना हम्म। चाहिए। तो उसके बेसिस पे फिर मैंने वो चीजें प्रिपेयर की थी, जो मेरे ओके। वीकेस्ट ओके। पॉइंट थे, या जहाँ पे बिल्कुल। मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहना है। ओके। सो बेसिकली हम लोगों को जो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पेपर को एनालाइज करना है अच्छे से कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। जब 3-4 साल के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा पैटर्न पेपर का, कि पैटर्न कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम सिलेबस में कवर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस से नहीं होते हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, तो उनको कैसे हमको टैकल करना है, कहाँ से उनको पढ़ना है। ओके। ये सभी चीजें भी थोड़ा एक ध्यान रखना होता है, केवल ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं।
अच्छे से उसको एनालिसिस करिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसा पैटर्न आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, 2 साल में कितना चेंजेस हुआ है, तो उसी के अनुसार तैयारी करिए। अभी काफी टाइम है, 5-6 महीने है, 5 महीने है, तो आप सही से अगर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे तो आसान होगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सब बच्चे वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही प्रीवियस क्वेश्चन है, वही थ्योरी है, वही सिलेबस है। कुछ लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाता है क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है। ओके, तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि एग्जाम में थोड़ा इजी हो एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, so this is all about, and thank you so much Bharti for joining this session. थैंक यू सर। ओके, एंड फर्दर अगर बाकी और किसी प्रकार के क्वेश्चंस स्टूडेंट के डाउट रहेंगे तो फर्दर आपको मैं इनवाइट करूंगा इसी सेशन के लिए, जी सो दैट बाकी स्टूडेंट का बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लान, लाइक पीएचडी करना है या आगे आगे का क्या प्लान है? सर, अभी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, तो इंटरव्यूज की डेट्स अभी आनी रहती हैं। ओके, कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है? सर, डीयू में किया है, जेएनयू में किया है और पीयू में किया है। ओके ओके, हाँ अच्छा यूनिवर्सिटी है, अगर जी वहाँ सर। हो जाता है तो बढ़िया है। हाँ जी सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपनी पीएचडी, आपका जल्दी एडमिशन हो जाए कहीं थैंक यू पर सर। अच्छी यूनिवर्सिटी में। एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।